नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट, जो कि थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। आपने अपने क्लास में तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, आपने अपने स्कूल में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन आज रिवीजन के तौर पर मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। आप इसको पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। केवल 10 मिनट में आपका पूरा चैप्टर मैं रिवाइज कराऊंगा और गारंटेड है कि आपको एक एक पॉइंट में इसमें लर्न करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है मनी एंड क्रेडिट, इसमें सबसे पहला वर्ड आ रहा है मनी। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहां कहीं ना कहीं मनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन उठता है कि मनी क्या है, व्हाट इज मनी। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी क्या है, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जिसके बदले में हम कोई दूसरी चीज प्राप्त कर सके, ले सके, उसको कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि अगर हमारे पास मनी है और किसी के पास कोई दूसरी चीज है, तो हम उसको मनी देकर वो चीज अपने पास क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं। उसके बदले वो हमसे क्या कर लेगा, मनी ले लेगा। अब यहां पर एक समस्या बताई गई है कि पुराने जमाने में जब लोगों के पास मनी नहीं होती थी, क्या नहीं होती थी, मनी, यानी मनी जैसे शब्द का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो लोग कैसे एक्सचेंज करते रहे होंगे। दोस्तों, उस समय लोग बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते। अब सबसे पहले आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो बार्टर सिस्टम क्या है। मनी आपने जान ही लिया कि मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें मनी की जरूरत नहीं होती थी। लोग क्या करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते थे और दूसरे से दूसरी वस्तु ले लेते थे। यानी कि गुड्स फॉर गुड्स, एक सामान देना था और दूसरा सामान लेना था। लोगों को जैसे किसी को बिस्किट चाहिए तो जाए, थोड़ा सा गेहूं लेकर जाए, उसको गेहूं दे दे, उससे बिस्किट लेकर चलाए। कुछ इस तरीके से एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या यह थी, बार्टर सिस्टम में जो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अगर आपको बिस्किट चाहिए और उस व्यक्ति को के पास बिस्किट है, लेकिन उस व्यक्ति को आपसे चावल नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास चावल है, तो वो जब आपसे चावल लेगा नहीं तो वो बिस्किट आपको देगा नहीं, जिसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड, यानी कि दोनों तरफ नीड का होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए मिस्टर ए, कौन है, मिस्टर ए, और दूसरे व्यक्ति है मान लीजिए मिस्टर बी, ए और बी। अब ए के पास क्या है, ए के पास कोई मान लीजिए पेन है और बी के पास मान लीजिए कोई बुक है ना। अब मिस्टर ए को बुक चाहिए और मिस्टर बी को पेन चाहिए। अगर इनको बुक चाहिए और इनको पेन चाहिए, ये दोनों, इन दोनों की नीड एक जैसी है कि इनको बुक चाहिए और इनको पेन चाहिए, तभी ये एक्सचेंज हो पाएगा। और अगर इनको बुक नहीं चाहिए लेकिन इनको पेन चाहिए, तो ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए को बी की जरूरत होगी और बी को ए की जरूरत होगी, तभी एक्सचेंज हो पाएगा, वरना एक्सचेंज नहीं होगा। तो एक्सचेंज करने के लिए क्या होना चाहिए, बार्टर सिस्टम में क्या था कि एक्सचेंज होता था, गुड्स के बदले गुड्स देते थे और लेते थे। लेकिन अगर किसी के पास कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड वहां पर ना हो, तो ये जो एक्सचेंज होता था वो नहीं हो पाता था। सबसे बड़ी समस्या बार्टर सिस्टम में ये थी। यानी बार्टर सिस्टम क्या है, जब हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते या लेते हैं, वो बार्टर सिस्टम के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि बार्टर सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए या चालू रखने के लिए दोनों तरफ जरूरतें होनी चाहिए। उसको उसके वस्तु की जरूरत होनी चाहिए और इसको इसके वस्तु की जरूरत होनी चाहिए। इस तरीके से आपने समझा कि बार्टर सिस्टम क्या है। यहां पर एक मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि जैसे हमारे लिए गायें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत होती हैं। आप लोग मानते हैं, हम लोग मानते हैं, या बहुत लोग मानते हैं, जो गाय को अपनी माता कहते हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं, आपके दिमाग में कभी आया? गाय को माता इसलिए कहते हैं या कहते थे, वो बहुत पहले से शुरू हुआ होगा, क्योंकि गायें जो होती थी वो पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती थी। क्या होती थी, पशुधन कहते हैं। गायों को क्या कहते हैं, पशुधन। क्या कहा जाता है, पशुधन। पशुधन इसलिए कहते हैं कि पशु एक धन जैसे होते थे, उनको धन समझा जाता था। और जितने तुम्हारे आर्य होते थे, आर्य, वो उनकी लड़ाई जो होती थी, कहते हैं कि पशुचारी जीवन होता था, उनकी लड़ाई गायों के लिए होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि गायों को, पशुओं को क्या समझा जाता था, धन समझा जाता था। और जिस जमाने में या जहां भी
मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो भी चीज होगी उसके लिए बहुत ज्यादा लड़ाई होगी, लोग हर कोई उसको अपने पास रखना पसंद करेगा। यानी उस समय अगर पशु थे, पशुओं को लोग अपने पास रखते थे, उनसे भोजन मिलता था, उनको चारा खिलाओ, दूध मिलता था, उससे आप मक्खन बना सकते थे, घी बना सकते थे, आपका गुजर बसर चल सकता था उनके सहारे। तो उस समय पशुधन हुआ करते थे, इसलिए वहां से यह प्रथा चली है कि पशुओं को वो अपनी माता समझते थे। और हमारे यहां तक, इस पीढ़ी तक लोग आज तक भी पशुओं को अपना मतलब पूज्य समझते हैं। जैसे आप देखो पशुपतिनाथ उनके नाम से, जैसे आप देखो गाय माता जैसा लोग कहते हैं। अब इस पे लोग बहुत मीम्स बनाते हैं, बहुत ढेर सारी बातें करते हैं। कोई धार्मिक मुद्दा था ही नहीं यहाँ पर मुद्दा ये था कि पशु उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते थे कि जब बार्टर सिस्टम होता था तो गायों को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था, क्योंकि गाय दूध देती थी और दूध से, गायों के सहारे, दूध के सहारे, मक्खन के सहारे, घी के सहारे लाइफ चल सकती थी आसानी से। तो यहां पर आपने देखा कि आज के जमाने में मनी बहुत इंपॉर्टेंट है और पुराने जमाने में पशु बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। क्यों इंपॉर्टेंट होते थे? क्योंकि दोनों क्या थे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों क्या थे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और जहां भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई भी चीज हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती। तो इस तरीके से अभी तक आपने क्या समझा? मनी क्या है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बार्टर सिस्टम क्या है? जब हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते हैं या लेते हैं, वो बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम की समस्याएं क्या है? बार्टर सिस्टम में यह समस्या होती है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड होनी चाहिए, यानी दोनों तरफ, दोनों पक्ष राजी होना चाहिए कि ये पक्ष इससे, भाई शादी कब होती है? शादी कैसे होती है? जब लड़का चाहता है कि इस लड़की से शादी हो जाए, लड़की चाहती है इस लड़के से शादी हो जाए, हो गया, शादी हो गई, है कि नहीं? अब यहां दोनों तरफ नीड है, ये भी चाह रहे हैं कि शादी हो जाए, ये भी चाह रहे हैं शादी हो जाए। लेकिन अगर इसमें से कोई चाह ले कि शादी नहीं होगी तो क्या शादी हो पाएगी? नहीं होगी। तो यहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड नहीं है। इस एग्जांपल से शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है आगे। इसको हटाते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे का टॉपिक है आपका बैंक के बारे में। बैंक जमाएं कैसे लेते हैं, बैंक का काम क्या है, बैंक लोन कैसे देते हैं, कुछ ऐसा टॉपिक है, उसको देखिएगा। ठीक है? बैंक क्या एक्टिविटी करते हैं, देखिए, ध्यान से देखिएगा। बैंक का काम क्या है बच्चों? बैंक क्या करते हैं? बैंक आपको लोन देते हैं। क्या करते हैं? लोन देते हैं। एक तरफ तो वो लोन देते हैं और दूसरी तरफ वो क्या लेते हैं? डिपॉजिट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? डिपॉजिट्स। एक तरफ आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हो और बैंक कहता है आइए हमारे पास पैसा जमा करिए और मैं आपको उस पैसे के बदले थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट या एक कुछ अमाउंट आपको पे कर दूंगा। मान लीजिए कि आप पैसा जमा करने जाते हैं, वहां पर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कई तरीके का आप तरीके से पैसा आप जमा कर सकते हैं। एक सेविंग अकाउंट होता है, उसमें आप पैसा जमा करेंगे तो आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, और जो दूसरा अकाउंट होता है जहां फिक्स करते हैं वहां पर थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो कुल मिला के आप बैंक में क्या करते हैं? पैसे को जमा करते हैं। यहां पर आपने डिपॉजिट कर दिया। और दूसरी तरफ बैंक क्या करती है? बैंक दूसरे को लोन देती है। क्या करती है? बैंक दूसरे को लोन दे देती है। यहां पर बैंक लोन देती है। लेकिन ध्यान रखना कि बैंक जो जमा लेता है, जो इंटरेस्ट रेट जमा लेने पर देता है, लोन देने पर जब वो किसी को लोन देता है तो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो क्या हो जाता है? बैंक का फायदा। मान लीजिए आपको उसने 4% दिया जमा करने पर, आपने अपना 1 लाख रुपए उनके पास जमा किया और सालाना उसने आपको कितना दिया? 4%, यानी आपका जो 1 लाख रुपए था प्लस 4000 हो गया। लेकिन वो 1 लाख रुपए उसने जिसको लोन दिया उससे वो 10%, 15% जो भी ले सकता है उतना लेगा, यानी 1 लाख प्लस 10,000 इधर से लेगा। तो 1,10,000 में से अगर 1,06,000 घटाओगे तो जो 6% होगा वो किसका फायदा हो जाएगा? बैंक का फायदा हो जाएगा। इस तरीके से बैंक काम करता है। उसके फायदे के और भी तरीके हैं, वो और तरीके से काम करता है, लेकिन ये सिंपल तरीका है बैंक को समझने का। ठीक है बच्चों? अब एक बात आती है इसी चैप्टर में, दूसरी बात आती है डिमांड डिपॉजिट की। किसकी? डिमांड डिपॉजिट की। डिमांड डिपॉजिट क्या है? आइए बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट का। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ऐसी डिपॉजिट जो डिमांड करने पर आपको वापस मिल जाए। जैसे आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, आज आपने जमा कर दिए, कल आप चाह रहे हैं कि आपको वो पैसा लेना है तो आप जाइए और वो पैसा लेकर चले जाइए। ये है डिमांड डिपॉजिट, यानी ऐसी डिपॉजिट जो आप डिमांड करें और आपको तुरंत
तुरंत भी मिल सकता है, उस दिन भी मिल सकता है। यानी जैसे आपने आज जमा किया, 10 मिनट बाद आपको लगा कि आपको पैसा चाहिए, हो सकता है कि आप बैंक, आप दूर हो, 10 मिनट, 1 घंटे, 10 घंटे बाद आप जब भी जाएंगे आप वो पैसा निकाल सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर बताइए कि क्या कोई ऐसी डिपॉजिट भी होती है जिसमें तुरंत पैसा नहीं निकाल सकते? जी हाँ, ऐसी भी डिपॉजिट होती है। जैसे आपने डिमांड डिपॉजिट किया, उसके बाद आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया। क्या कर दिया? फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं तुरंत, क्योंकि आपने उस पैसे को फिक्स कर दिया है। उसका टाइम पीरियड जो है फिक्स है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितना भी आपने फिक्स कर दिया हो। तो जो टाइम पीरियड आपने पहले से फिक्स कर रखा है, उसी टाइम पर उस पैसे को निकाल सकते हैं, उससे पहले उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जिसको आप ऑन डिमांड निकाल सकते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट आप ऑन डिमांड नहीं निकाल सकते हैं। जो टाइम पीरियड आपने फिक्स किया है उसी पर आप निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मनी एंड क्रेडिट में डिमांड डिपॉजिट आपने पढ़ लिया। अब अगला उसमें टॉपिक होगा, आप देख लीजिएगा, चेक। चेक पेमेंट का टॉपिक होगा। चेक क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए कि आप बैंक जाते हैं, 1 लाख रुपए लेकर जमा करते हैं, ठीक है। अब आपको कहीं दूर जाना है, 1 लाख रुपए आप अपने पास से लेकर नहीं जा सकते। तो अगर किसी को 1 लाख रुपए पेमेंट करना है, तो बैंकों ने आसानी के लिए, सुविधा के लिए एक ऐसी व्यवस्था बना दी जिसके द्वारा आप पैसे को क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? आप, बैंक ने आपको एक चेक बुक दिया, उस चेकबुक में आप अपने अथराइज साइन से अमाउंट भरकर किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो चेक क्या है? चेक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आप कैश ना ले जाकर भी एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं। यानी बैंक को आप आदेश देते हैं उस चेक के माध्यम से कि इस व्यक्ति को, इस बंदे को इतना पैसा क्या कर दिया जाए? पेमेंट कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक ये होगा, सब जब आपने पढ़ा होगा, अपनी बुक पढ़ी होगी, मैं अभी बुक नहीं देख रहा हूं, आप लोग देखिएगा, हो सकता है टॉपिक आगे पीछे हो जाए, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो अगला टॉपिक ये है कि 2 डिफरेंट सिचुएशन आपको बताया गया होगा आपके बुक में। क्या है? 2 डिफरेंट सिचुएशन।